नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और राजस्थान के राजनीतिक हलचल को लेकर हाजिर हैं हम। पिछले 24 घंटे हो गए हैं। राजस्थान की राजनीति में एक तूफान सा आया हुआ है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट को लेकर बीजेपी के सोशल मीडिया इंचार्ज अमित मालवीय ने एक सोशल मीडिया पर ट्विटर पर एक पोस्ट, ट्विटर जिसका नाम अब बदल चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के बाद सचिन पायलट ने भी एक जवाब दिया। सचिन पायलट के पिता को विवादों में लाना चुनावों से पहले और उन विवादों में भी तथ्य कितने हैं, ये सवाल है। सचिन पायलट ने प्रहार करते हुए कहा है कि उन्होंने झूठ आरोप लगाया है उनके पिता पर, यानी बीजेपी ने। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, अब सचिन पायलट को घेरने की तैयारी कर रही है। वही सचिन पायलट जिस पर कांग्रेस पार्टी के मुखिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मानेसर की घटना में उनकी मिलीभगत थी और सरकार गिराने की उनकी योजना थी। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ये भी कहा कि उन्होंने सब वर्गों को खुश करने की कोशिश की, बस एक वर्ग को नहीं कर पाए। उनका संकेत, उनका इशारा भी सचिन पायलट की तरफ था। तो एक ही दिन में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक साथ कैसे सचिन पायलट पर हमला किया और क्या है इसके मायने? कांग्रेस और बीजेपी चुनावी रणनीति में कौन-कौन से और हथकंडे अपनाएगी और इनका आने वाले चुनाव में किसको कितना फायदा होगा? ये सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। लगातार बहस चर्चा हो रही है। सवाल ये है कि आखिर इस वक्त राजेश पायलट को चुनावी जंग में लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आज हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ चेतन पुरोहित हैं बीजेपी से और राजीव जैन साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रताप राव, वरिष्ठ पत्रकार, श्याम सुंदर शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ेंगे अरुण शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर चेतन पुरोहित, डॉक्टर चेतन राज पुरोहित। बीजेपी ने केंद्र से सचिन पायलट पर ये हमला क्यों किया? मैं तो इसको हमला मानता ही नहीं। इसलिए नहीं मानता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में जो इतिहास है, जो बीता हुआ है और जो गलतियां हैं विगत 65 सालों से भारत की राजनीति के अंदर हुई है, उनको उजागर करने कोई हमला या कोई बात है ही नहीं। और वो भी किसी परिप्रेक्ष्य के अंदर, किसी संदर्भ के अंदर। अगर माननीय अमित शाह जी ने कोई बात रखी है तो उसमें कहीं गलत नहीं है, ऐतिहासिक तथ्य है, उनको छुपाने से क्या फायदा। 65 साल तक यही तो किया गया था भारत की राजनीति में। जो हिस्टोरिकल ट्रुथ है उनका आप कब तक छुपाएंगे? और छुपाना क्यों? पहली बात ये, छुपाने की जरूरत क्यों? हेलो। तो जो भी हिस्टोरिकल तथ्य है उनके ऊपर बात करना, किसी पे हमला करना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव राजस्थान के अंदर है और राजस्थान के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं वो किस मुद्दों पे होने हैं? इस सरकार की नाकामी पे होने वाले हैं। जो 4.5 साल तक इन लोगों ने जो धोखा किया राजस्थान की जनता के साथ और जो वादे किए इन्होंने, चाहे आप बेरोजगारी को ले लीजिए, चाहे आप किसानों की ऋण माफी को ले लीजिए, चाहे महिला सुरक्षा पर ले लीजिए, यही राहुल गांधी जी चुनाव घोषणा पत्र में, चुनाव प्रचार में जब राजस्थान आते हैं तो घोषणा करते हैं कि पहली कैबिनेट में किसानों के ऋण माफ कर देंगे। हम जितने भी ऋण किसानों के ऊपर है माफ कर देंगे। आपने भी देखा होगा, अपने सबने देखा था। उसका हश्र क्या हुआ? 22,000 किसानों की राजस्थान के अंदर जमीन नीलाम हो गई ऋण के चक्कर में। क्यों हो गई, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। अब आते हैं महिला सुरक्षा पर। राहुल गांधी जी को नहीं, हमारा आज का विषय है, आप उसी पर बने रहे प्लीज डॉक्टर चेतन। विषय ये है कि राजनीतिक चौसर पर अब कई तरह के जो नए पासे हैं उनको फेंका जा रहा है और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और आपका कहना है कि गृह मंत्री जी ने तथ्य सामने रखे हैं। 9 साल बाद पता चला इन तथ्यों का देश के गृह मंत्री को। अरुण शर्मा जी। हेलो। अरुण जी, आपको आवाज आ रही है? अरुण शर्मा जी के पास जाएंगे। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित,
9 साल लगे तथ्यों को बाहर लाने में? नहीं, इसमें इसमें समय का प्रश्न ही नहीं है। ये आप लोगों की हो सकती है कि समय का और टाइमिंग और मैसेजिंग देख रहे होंगे, लेकिन मेरा निवेदन ये है, हम लोगों का मेरा मतलब आपके लिए अलग-अलग समय होता है क्या? पहले तो ये बताइए। मेरा निवेदन यह है कि जब किसी भी संदर्भ में लोकसभा में चर्चा होती है, विधानसभा में चर्चा होती है, उस संदर्भ में जब कोई मामला आता है, रिप्लाई के अंदर आता है, उत्तर देने में आता है, तो आता है। मणिपुर आया, मणिपुर को कौन लोग लाए, मणिपुर आया तो मणिपुर के बारे में चर्चा चल रही थी, तो मणिपुर के बारे में ही तो बात करेंगे माननीय गृह मंत्री जी। उन्होंने राजस्थान के बारे में बात नहीं की, वहां उन्होंने और किसी स्टेट के बारे में बात की। उन्होंने मणिपुर के जो ऐतिहासिक तथ्य है, जो सच्चाई है, उस सच्चाई को उजागर करने में, इसको ना तो राजनीति से देखना चाहिए, ना चुनाव से देखना चाहिए, ना किसी व्यक्ति विशेष के बारे में देखना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, भारत की जनता को अधिकार है कि जो 65 साल तक जो तथ्य है, सच्चाई है, उस सच्चाई को उजागर करने में अगर किसी को लगता है तो लगे, लेकिन सच्चाई उजागर करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। जी, डॉक्टर चेतन पुरोहित, आप इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखते हैं? क्या होगा चुनावों से पहले इस तरह की बात सामने आई है? हालांकि सचिन पायलट ने पूरी तरह से खंडन किया इस बात का, बाकायदा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ पेपर्स भी जारी किए हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि तथ्यों के आधार पर भी गलत है आप और आपके गृह मंत्री। मैं बार बार यही निवेदन कर रहा हूं आपसे, इसका चुनाव से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान के चुनाव, राजस्थान के मुद्दे जो हैं, मैंने अभी निवेदन किया था आपको, हमारे पास इतने मुद्दे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। इस सरकार को बाहर करने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए, इस सरकार ने इतने मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को दे रखे हैं कि अगर गिनाने लगेंगे तो आपके ये डिबेट कम पड़ जाएगी। चाहे पेपर आउट को ले लीजिए ना, सबसे बड़ा मुद्दा। जी क्या कभी जी सुना आपने 21 पेपर आउट किसी स्टेट में? मीना जी, किसी भी स्टेट में कभी सुना कि 21 पेपर आउट हो गए? किसी भी स्टेट में सुना क्या आपने? किसी भी स्टेट में एक एक डिस्ट्रिक्ट के 100 व्यक्ति सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। आप तो कल्पना कीजिए, आप अध्ययन, आप देखिए, आप तो बहुत बड़े पत्रकार, आप अध्ययन करते हैं, मेरे को पता है। आप अध्ययन कर, जब आप देखा होगा, चाहे एसआई की परीक्षा लीजिए, चाहे जेईएन की लीजिए, चाहे डॉक्टर किसी भी परीक्षा को उठा लीजिए, आप रीट को ले लीजिए, कहाँ कहाँ तक अपन जाए, हर क्षेत्र में इसने इतने मुद्दे दिए हैं कि दूसरे दाएं बाएं भटकने की भारतीय जनता पार्टी को तो आवश्यकता ही नहीं है। राजस्थान का चुनाव राजस्थान के मुद्दों पर लड़ेंगे और बिल्कुल गंभीरता से इन लोगों का मराएंगे। और ये जो आप जो बता रहे हैं मणिपुर प्रकरण या इसके बारे में हम जरूर बात करते हैं कि राहुल गांधी जो जब मानगढ़ धाम आते हैं तो मणिपुर की बात करते हैं, साथ में खाजूवाला भीलवाड़ा के भी अगर कर लेते तो मेरे को ऐसा लगता है राहुल गांधी बैलेंस बात कर रहे हैं। लेकिन भीलवाड़ा की और खाजूवाला की बात नहीं करते हैं। और जो ये कहती थी कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती आवाज हूँ, नहीं आ रही। उसको ना तो भीलवाड़ा याद आ रहा है और ना खाजूवाला याद आ रहा है। ऐसा तो धारावाहिक चला है महिलाओं के अत्याचार का राजस्थान के अंदर। उसका जवाब क्यों नहीं देते राहुल गांधी राजस्थान में आकर के? राजस्थान में आते हैं तो राजस्थान की बात करें ना। मणिपुर की बात अगर राजस्थान में करते हैं तो आप कल्पना कीजिए। आप अभी उसी मुद्दे पे बने रहिए। बार बार मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, आप वरिष्ठ हैं, विषय को इधर से उधर मत करिए। डॉक्टर अरुण शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है सचिन पायलट को लेकर? जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह के तथ्य मणिपुर को लेकर राजेश पायलट को यहाँ पर टारगेट करते हुए सामने रखे गए हैं, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अरुण शर्मा जी, अरुण शर्मा जी, कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से एक बार फिर हमारे सामने। अरुण जी, आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है, पहली बार आई है, अदरवाइज कुछ दिक्कत थी। जी जी जी, कुछ तकनीकी परेशानी है। इंटरनेट फ्री में दे रहे हैं आप पूरे स्टेट में, और हम लोग पैसा देके इंटरनेट ले रहे हैं, तब आप देख लीजिए क्या परेशानी आ रही है, आपके सामने है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर आवाज मैं ये बोल रही थी कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है सचिन पायलट को लेकर जो इस वक्त विवाद छिड़ा हुआ है? अरुण जी के यहाँ टेक्निकल इश्यू है अभी भी। राजीव जैन साहब, क्या लग रहा है कि इस वक्त सचिन पायलट का नाम सामने लाना, राजेश पायलट का नाम सामने लाना बीजेपी की ये कौन सी रणनीति है? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पूरे चुनावी मोड में आ गई हैं।
जिस तरीके से राजेश पायलट का जिक्र उन घटनाओं को लेकर किया गया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी अधिकृत तौर पे तो कोई बयान नहीं आया। अरुण जी और ज्यादा बता पाएंगे कि अधिकृत उनका क्या है, लेकिन सचिन पायलट ने थोड़ा बहुत उसका खंडन किया है। लेकिन जिस तरीके से राजपुरोहित जी अभी कह रहे थे कि इनके पास इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन मीना जी ये सच्चाई ये चुनावों में मुद्दे कहीं नहीं चलते। जो मुद्दे हैं वो ठीक है, उनके नेताओं के भाषणों में और उसमें सब जिक्र होता है, लेकिन जो राजस्थान के चुनाव होंगे तो पूरे समीकरणों पे आधारित होंगे, जातीय समीकरणों को लेकर। पायलट परिवार का एक विशेष वर्ग पर बहुत बड़ा प्रभाव है, तो उस वर्ग को प्रभावित करने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश भी लगी हुई है। और निश्चित रूप से वो वर्ग बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं आ रहा है। कुछ लोग अभी पिछले दिनों जो शामिल हुए बीजेपी में, तो वो उस वर्ग के काफी प्रभावशाली लोग भी थे। और जिस तरीके से पायलट की अनदेखी कांग्रेस में हो रही है या हो चुकी है, या उनको बिल्कुल दरकिनार किया जा चुका है, और पायलट अपने अड़ेग हैं कि वो लग रहे हैं कांग्रेस के लिए भी। ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में जा रहे हैं, या जो अभी तक की जो उनकी एक्टिविटी है, गतिविधियां है, तो कांग्रेस के पक्ष में है। लेकिन निश्चित रूप जी से चुनावों में मुद्दे उठते हैं। पायलट को जिस ढंग से भाजपा ने और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से राजेश पायलट के मुद्दे पे घेरने की कोशिश की है, तो पायलट को कहीं ना कहीं वो अलग थलग के रूप में भी देख रहे हैं कि कांग्रेस इनके बचाव में किस रूप में आती है। कांग्रेस जी उनके बचाव में आती है या उस चीज को खंडन करती है, कि या वो दूसरी तरफ से कि इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, कुछ इस तरीके की जानकारियां हैं। तो उसमें जी कांग्रेस कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आती है कि भाई किस रूप में पायलट का उसमें करें, या वहां जो प्रधानमंत्री उस वक्त थे उनके उसमें जाएं। तो निश्चित रूप से एक भाजपा ने एक रणनीतिक तौर पे ये मुद्दा उछाला है, क्योंकि इतने वर्षों जी बाद ये चीजें उछालना। बीजेपी की रणनीति पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है अरुण शर्मा जी? अरुण शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है सचिन पायलट को लेकर? बीजेपी ने जो हमला किया है, जो प्रहार किया है। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। अरुण शर्मा जी, आप अपना ईयरफोन को कुछ ठीक करिए, जो प्रॉब्लम आपके ऑडियो में आ रही है। वापस आऊंगी मैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, क्या है ये इस वक्त रणनीति? बीजेपी की रणनीति तो समझ में आती है चुनाव से पहले, कांग्रेस पार्टी का क्या इसमें? जिस तरह का पिछले 24 घंटे में कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ किया, या जो कुछ अभी तक तो सिर्फ सचिन पायलट ही जवाब देते नजर आए हैं। देखिए मीना जी, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में आरोप लगाए थे, तो पार्लियामेंट के आरोप का तो देखिएगा, जिस प्रकार से जो बाद में प्रतिक्रिया बाद में आने लगी कि प्रधानमंत्री के बोलने के बाद आईटी सेल इनका जो कुछ कहता है, उसका जवाब तो देखिए सचिन पायलट ने दिया है कि मेरे पिता तो उस वक्त कमीशन प्राप्त ही नहीं थे, तो बमबारी करने कैसे चले गए। तो बताते हैं कि मार्च में हुई और मेरे पिता तो अक्टूबर में उसमें आए थे। तो अब ये विवाद का विषय, तो अब आईटी सेल वालों को कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए, कोई व्यक्ति भर्ती नहीं हुआ उससे पहले कैसे जाएगा बमबारी करने, और इंदिरा जी के नाम से जोड़ना। तो लगता है कि देखिएगा अभी तक तो, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो चर्चा का विषय अब बनेगा, क्योंकि अब सचिन पायलट ने तो दिया है जवाब। तो कांग्रेस की तरफ से चुप्पी है, अभी कांग्रेस की तरफ से कुछ बोला नहीं जा रहा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब कब बोला जाएगा, क्या नहीं बोला जाएगा, क्या स्ट्रेटेजी है, अभी कुछ कहना हम भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस की पॉलिसी अपनी होगी, किस तरह से बोलेंगे नहीं बोलेंगे। लेकिन जिस तरह से आईटी सेल बिना तथ्यों के आधार पर यदि कोई कहता है बात, तो निश्चित देखिए प्रधानमंत्री जी ने सीधा तौर पे नाम नहीं लिया था। अब अगर कलमाडी का नाम लेना और राजेश पायलट का नाम लेना, निश्चित तौर पर वो कहते हैं कि मेरे पिता तो, ये बात तो सही कि मिजोरम में जब व्यवधान हो रहा था तो राजनीतिक तौर पर एक राजनेता के रूप में जाकर के शांति कराने का काम तो किया था, लेकिन बमबारी करने में मेरे पिता शामिल नहीं थे। मेरे पिता, अब क्योंकि सचिन पायलट के ऊपर सीधा प्रहार हो रहा है, क्योंकि जनता के बीच में सचिन पायलट को सीधे तौर पर जाना है, तो अगर वो नहीं बोलेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वो जिस प्रकार से बीजेपी चाहती है कि वोटर्स को हम जाके कहें कि जो सचिन पायलट आपका है उसमें ये, इसके पिता में ये चीज थी, तो अब ये उसका जवाब अगर पुत्र देने का प्रयास करता है और पार्टी नहीं देती है,
तो प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होगा पार्टी के ऊपर। पार्टी अगर आज शांत क्यों है, इनके प्रदेश अध्यक्ष को बोलना चाहिए, या राष्ट्रीय स्तर पर जो है इनके प्रचार विंग उसको बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे? तो अरुण जी को मालूम ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री या बाकी के लोग जिस तरह से बोलना शुरू कर देते हैं, इस बार क्यों नहीं बोल रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा? गोविंद सिंह डोटासरा ने इतनी बड़ी प्रचार की वो जो लोगों की टीम खड़ी की है, कोई नहीं बोल रहा। इस एक व्यक्ति विशेष को अगर टारगेट बना करके ये सब कुछ हो रहा है, तो खेल अंदर से कुछ और लगता है मीना जी, अभी दिखता नहीं है आपको। अरुण शर्मा जी, क्या खेल है अरुण शर्मा जी? कांग्रेस पार्टी की चुप्पी का क्या मतलब है? कुछ तकनीकी परेशानी में फंसे हुए हैं प्रताप राव जी। क्या लग रहा है इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी का रुख जो है, स्टैंड जो है, चाहे वो राज्य में हो और चाहे केंद्र में हो? क्योंकि राजेश पायलट तो केंद्र में नेता थे, सेंट्रल लीडरशिप में थे, बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के अपने जमाने में, अपने दौर में। तो अगर कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरह की बात हो रही है, उसको लेकर 24 घंटे में भी बीजेपी कांग्रेस की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है, इसका क्या मतलब है? मीना जी, क्योंकि उस समय की परिस्थिति और उन सब घटनाक्रम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मिजोरम में बम्बार्डिंग की गई इंदिरा गांधी के समय पे, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उनके ऑर्डर पे, तो उस समय की परिस्थिति ये थी कि कांग्रेस और विपक्ष सारा मिजोरम मणिपुर की घटना को लेकर सरकार को घेर रहा था, मोदी सरकार को घेर रहा था, और ये कह रहा था कि जो मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं वो वास्तव में बहुत ही दर्दनाक हैं। और जिस तरह का जो वहां प्रस्तुत किया गया, उससे ये बार बार लग रहा था कि जो मणिपुर को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से सरकार को घेर चुकी है। इस समय प्रधानमंत्री ने एक बड़ा काउंटर अटैक किया। ये बात तथ्यपूर्ण है, तो ये बात इतिहासों में दर्ज है, ये बात रिकॉर्ड में दर्ज है कि मणिपुर में उस समय इंसर्जेंसी से निपटने के लिए वहां बम्बार्डिंग भारतीय वायुसेना ने की। ये एक तथ्य है। उस समय इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी, ये भी एक तथ्य है। अब बात ये आती है कि आगे जब बात आती है कि आईडी सेल 2 जब फाइटर पायलट्स के नाम कहता है, राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी के, तब जाके ये विवाद होता है। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ कि राजेश पायलट हो या कलमाड़ी हो, चाहे कोई भी हो, बीजेपी इसे एक कांग्रेस के लिए काउंटर अटैक बनाना चाहती थी और कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरना चाहती थी। निश्चित तौर पे कांग्रेस घिर गई, क्योंकि कांग्रेस अब इस मामले पर चुप्पी साधे है। इसका मतलब इस इशू को कांग्रेस अब सुलटाना चाहती है, खत्म करना चाहती है, क्योंकि गड़े मुर्दे जब उखड़ने लगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये दिक्कत होने लगी है कि अब सारी की सारी जब इतिहास के पर्दे खोली जाएंगी तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में खड़ी नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से इससे बचने के लिए, और जहां तक प्रधानमंत्री का अटैक था, मुझे लगता है ये सोचा समझा प्रताप राव जी, सवाल ये है कि मणिपुर आज चल रहा है, उसको ढकने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए इंदिरा गांधी के दौर में भी मणिपुर जला था, ये कहकर कांग्रेस पर अटैक कर रही बीजेपी। देखिए मीना जी, क्योंकि मैं मणिपुर की जो घटनाक्रम है उसको लेकर, क्योंकि दिल्ली में रहने के कारण काफी कुछ अध्ययन किया मैंने मणिपुर की घटनाओं को लेकर, लेकिन जिस तरह से इसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, जिस तरह से इसका राजनीतिकीकरण किया जा रहा है, जिस तरह से इसे सरकारों के ऊपर थोप कर और दो जातियों के बीच में, दो जनजातियों के बीच में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से इसे दर्शाया जा रहा है केवल राजनीतिक लाभ के लिए, वो निश्चित तौर पे देश के लिए खतरनाक है। मैं आज आपको बताता हूं कि ये बेसिकली वहां बहुत ही कठिन परिस्थितियां हैं, छोटी छोटी जनजातियां हैं जिनके इतिहास बताता है कि वो आपस में अपने अधिकारों को लेकर, आपस में अपने आधिपत्य को लेकर इतिहास में भी लड़ती रही हैं। धीरे धीरे लोकतंत्र आने के बाद उनमें कहीं ना कहीं एक सहजीवन का अस्तित्व आया है। निश्चित तौर पे कुछ ऐसे मामले आए, जैसे कि आरक्षण का मामला जो सबसे बड़ा था, और दूसरा जो अफीम की खेती जो सरकार ने बंद की, वो दोनों ऐसे मामले थे जिसने वहां चीजों को लेकर एक इम्बैलेंस क्रिएट किया, और इसके कारण इसको आपस में जो लड़ाई हुई,
निश्चित तौर पे ये दो जातियों के बीच में होगी, लेकिन इसे जिस तरह से राजनीतिकरण करके बढ़ाया जा रहा है, ये खतरनाक है। मेरा मानना है पर्सनली कि देखिए, जब तक हम मणिपुर के उन घटनाक्रम को नहीं जान सवाल ये है कि अगर मणिपुर को विपक्ष राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, तो सत्तारूढ़ दल वहां पर राज्य में और केंद्र में जो है वो देखें कि इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाए और कानून व्यवस्था का मुद्दा बना रहे। ये जिम्मेदारी भी तो है। विपक्ष अपना काम कर रहा है तो सत्ता पक्ष का अपना काम है। लेकिन सवाल तो ये है कि मणिपुर के नाम पर अगर मणिपुर आज जो चल रहा है, आज जो परेशानी हो रही है, उससे दबाने के लिए या उस पर पर्दा डालने के लिए आप इतिहास में जाकर एक व्यक्ति को सामने लाकर उस पूरे मुद्दे के नैरेटिव को बदलना चाह रहे हैं कि मणिपुर तो ऐसा ही था, नहीं नहीं, मणिपुर में मुझे जो लगता है, जो एक कांग्रेस का राजनीतिक हमला था, उसे राजनीतिक तौर पे ही निपटने की कोशिश की है प्रधानमंत्री और भाजपा ने। मुझे जो लगता है कि इसमें और कुछ नहीं है, क्योंकि हम ही माने आमतौर पे पत्रकार, हम लोग और कांग्रेस और बाकी विपक्ष ये लगातार आरोप लगाता रहा, प्रधानमंत्री ने मुंह बंद कर रखा है। तो निश्चित तौर पे स्ट्रेटेजिकली जो जरूरत के हिसाब से उन्होंने मुंह बंद कर रखा होगा, लेकिन जब राजनीतिक हमले हुए तो उन्होंने उसका राजनीतिक जवाब दिया। पर मेरा मानना है कि किसी भी तरह से इस विषय पे कहीं की किसी भी तरफ की राजनीति निश्चित तौर पे मणिपुर के लिए खतरनाक है, नॉर्थ ईस्ट के लिए खतरनाक है। वहां की स्थिति बहुत संवेदनशील है। हमें उन्हें भड़काने की बजाय वो दो जनजातियां कैसे सहजीवन की ओर वापस लौटे, आपस में एक दूसरे पर विश्वास कायम हो, किस तरह से वो वापस नॉर्मल स्थिति में आए, इस पर फोकस करने की बड़ा सत्ता हथियार की बात पर सारी की सारी जी। अरुण शर्मा जी, अगर बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है, तो ये कांग्रेस पर पलटवार मान रहे हैं आप या राजेश पायलट पर और सचिन पायलट पर? देखिए डॉक्टर मीना, ये किसी भी किस्म का कोई पलटवार नहीं है। अभी मैं प्रताप जी को भी सुन रहा था कि ये राजनीतिक पलटवार है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिवाय एक लार्ज स्केल पे झूठ का आडंबर फैलाया जा रहा है लगातार, और वो उसका कोई स्तर नहीं है। अमित मालवीय कोई मेरे लिए बहुत सम्मानीय व्यक्ति का नाम नहीं है। वो कई बार इससे पहले भी झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं और अक्सर भड़काऊ ट्वीट्स और भड़काऊ फेक खबरें उनकी सर्कुलेट हो चुकी हैं, कई बार पकड़े भी गए हैं इस सिलसिले में। देखिए, मामला बिल्कुल सिंपल है। एक तो इस बार अगेन अमित मालवीय जी ने, वो चाह तो रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना, लेकिन अभी जैसे श्याम जी ने भी आपको डिटेल दे दी है और सबको अब पता है, वो सर्टिफिकेट भी पब्लिक डोमेन में है कि ये जो मिजोरम पे कार्रवाई हुई थी, ये 6 मार्च 1966 को हुई थी। उनको कमीशन ही अक्टूबर 29 को मिला है 66 में, और उनका मिजोरम में वो जो कार्रवाई थी उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, झूठ के पांव नहीं होते, इनको तो बोलने से मतलब है, चल जाए तो अच्छा है। ये बहुत अशोभनीय है और प्रजातंत्र में ठीक बात नहीं है। दूसरा, ये पलटवार नहीं है। प्रधानमंत्री जी को कमाल का शौक है कि उनसे कोई सवाल पूछे। अव्वल तो ये फैशन ही उन्होंने बंद कर दिया है कि कोई उनसे भी सवाल पूछे, लेकिन अगर उनसे कोई अडानी के बारे में पूछे, वो इंदिरा जी, नेहरू जी पे करीब 2 घंटे जवाब देते हैं। उनसे कोई मणिपुर की बात करना चाहे बड़ी मजबूरी से 90 दिन बाद, तो उनका जवाब अगेन इंदिरा गांधी और नेहरू जी होता है। ये देखिए, अब धीरे धीरे जनता समझने लग गई, ये टेक्निक बहुत पुरानी हो गई है। आप लोकसभा में अरुण शर्मा जी, क्या कांग्रेस पार्टी इसीलिए कि वो अमित मालवीय को, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनको सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि वो पहले से भी आपका जो कहना है कि वो झूठ फैलाते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस विषय पर चुप्पी बनाई हुई है? या फिर सचिन पायलट का मुद्दा है इसलिए इस पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा है? नहीं तो केंद्र में गृह मंत्री या प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते हैं तो सबसे जो चर्चित रिएक्शन आता है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आता है, लेकिन इस विषय में कुछ नहीं बोला है उन्होंने।
देखिए ऐसा नहीं है, इसमें भी आप अगर राजनीति ढूंढना चाहें इंटरनल कांग्रेस की, तो अपने अपने नजरिए हैं, मैं इसमें कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ। इसमें कोई चुप्पी नहीं, हम स्तब्ध हैं इनके झूठ के लेवल से। और मैंने वो चर्चा कर रहा था, ये कैसे इतिहास का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी खामियां छुपाने के लिए, जो कि ब्लंडर्स हैं। अब आप देखिए, ये मिजोरम का जिक्र ले आए हैं। मेरी उम्र करीब 68 साल है डॉक्टर मीना, तो मुझे बड़ा विविडली याद है, पर आप सभी लोग जानते होंगे उस समय मिजोरम की क्या स्थिति थी। एक भाई साहब लाल डेंगा नाम के वहां नेता थे, जिन्होंने पूरे एरिया में माइंस बिछा ली थी। इवन फौज क्रॉस नहीं कर सकती थी और उनके एरिया में जा नहीं सकते थे। उन्होंने स्वतंत्रता अनाउंस कर दी थी कि हमारा हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, मिजोरम एक अलग देश है। देखिए, इंदिरा जी और मोदी जी में तो खैर जमीन आसमान का फर्क है। इंदिरा जी कभी झोला उठा के स्थितियों से आगे नहीं बढ़ गई। उन्होंने मिजोरम जब इस स्थिति में पहुंच गया कि वो अलगाववाद पे आ गए, देश अलग से अनाउंस कर दिया उन्होंने, फौजियों के रास्ते रोक लिए गए, तो जो कार्रवाई करनी थी देश के हित में और अखंडता के लिए, इंदिरा जी ने की। और उनके तो सीरीज है कार्रवाइयों की, उनने जगह जगह की। इवन पंजाब में की जब जरूरत थी, खालिस्तानियों ने सर उठाया था। हम ढोला उठा के समस्याओं से गायब नहीं होते 90 दिन, हम सॉल्व करते रहे हैं। और ये जो सेलेक्टिव चुप्पी है प्रधानमंत्री की, वो कमाल की है। मणिपुर में आपने देख ही लिया जवाब में वो क्या कर रहे थे। और जब वुमेन रेसलर्स का मामला था तो चुप्पी थी, किसान आंदोलन में चुप्पी थी। ये उनकी चुप्पी अब हम पहचानने लगे हैं। और वही मेंटेलिटी है, कोई समस्या हो तो झोला उठा के दूसरी तरफ चल दो। ये अब सब धीरे धीरे समझ में आने लगा है। और आपने बहुत कुछ बताया देश के प्रधानमंत्री के कांग्रेस का बारे में, जो रिएक्शन है वो हर हर झूठ पे रिएक्शन देते रहे। मैं दे रहा हूं ना आपको रिएक्शन एज ए कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत ही निचले स्तर की झूठ बोल रहे हैं ये, और शर्मनाक है, इनको शर्म आनी चाहिए किस तरीके से ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी गलती छुपाने के लिए। और इतिहास में जा रहे हैं तो फिर टोटली इतिहास में जाएं। उनको बहुत शौक है 50 साल 60 साल पुरानी बातें करने का। आज की समस्या हो, 10 साल इनको शासन करते हो गए, अभी तक कल परसों तक ये बहुत क्रेडिट लेते थे, नॉर्थ ईस्ट में हमने चमन बना दिया है। हम 50 बार वहां दौरा कर चुके हैं। मैं इनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये 50 बार दौरे और दूसरे राज्यों में नहीं करें, क्योंकि अगर 50 दौरों का नतीजा मणिपुर है तो ये बहुत खतरनाक खेल है। अभी प्रताप जी कह रहे थे वो जातियों में आपस में लड़ाई है, नहीं, ये क्रिएट की गई है वहां बाकायदा, क्योंकि मैतई हिंदू बाहुल्य प्रजाति है और कुकीज क्रिश्चियंस हैं। डॉक्टर मीना 270 चर्च जलाए गए हैं उस प्रदेश में, छोटा सा प्रदेश है। ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपको ऊपर से दिख रहा है। ये नतीजा है वो जो अरेंजमेंट, सो कॉल्ड अरेंजमेंट किया गया उन सिस्टर स्टेट्स में, जिसको ये बड़ी जीत बताते थे कि नॉर्थ ईस्ट में। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, मिजोरम में टाइम से चुनाव नहीं करवा पाएंगे, और अगर चुनाव करवाए तो वहां जाके दिखाए बीजेपी, जाए अमित शाह प्रधानमंत्री करे वहां रैली, आप देखिए आगे आगे क्या सीन बनता है। इसलिए हम हर झूठ पे रिएक्शन करेंगे तो हमारी उम्र इसी में कट जानी है। हम तो सीधा रास्ता देख रहे हैं और कोशिश करेंगे आखिरी दम तक कि देश में प्रजातंत्र बना रहे। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और सोशल मीडिया की तरफ से खास करके अमित मालवीय ने जो हमला करने की कोशिश की है सचिन पायलट पर, कांग्रेस का कहना है कि इन छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने की हमारी आदत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, समझ में भी आता है, छोटी बातों में उलझना भी नहीं चाहिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे लंबे समय तक इस देश पर शासन किया है। लेकिन राजीव जैन साहब, क्या वसुंधरा राजे की क्षमता पर जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बार बार बयान देते हैं कि वसुंधरा राजे को उनका ड्यू नहीं मिल रहा है, बीजेपी में है वसुंधरा राजे, लेकिन मुख्यमंत्री कांग्रेस के अशोक गहलोत को उनकी चिंता है कि उनका ड्यू उन्हें नहीं मिल रहा है। साथ ही अशोक गहलोत ये भी कहते हैं
कि हमने सभी वर्गों को खुश करने का प्रयास किया, लेकिन एक वर्ग को खुश नहीं कर पाए। यहाँ पर भी वो वर्ग जो है वो स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो क्या ये इस चुनाव में अब आने वाले समय में जो सचिन पायलट का फैक्टर है, क्या उसको पूरी तरह से दोनों तरफ से अकेला छोड़ दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, सचिन पायलट की तो स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई है राजनीति में। जो पिछले 3-4 साल का घटनाक्रम रहा, तो पायलट को कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं, जो मैं पहले कह चुका हूँ, कि दरकिनार किया गया। और अशोक गहलोत ने बहुत एक रणनीतिक मूव खेला है, जिसमें वसुंधरा को भी एक किनारे कर दिया। आज उनकी पार्टी में क्या स्थिति हो रही है, आज वैसे भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक है, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़े अहम निर्णय होने वाले हैं कि किसको टिकट मिलेगा और कौन चुनाव लड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, शायद उनको पार्टी चुनाव मैदान में नहीं उतारे। उसमें शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, इन सबको एक मतलब पार्टी का फार्मूला तय हो जाएगा कि ये बड़े नेता हैं, इनको प्रचार ही करना, चुनाव नहीं लड़े। तो पार्टी किसी और लाइन पे चल रही। तो वसुंधरा राजे, जैसे अशोक गहलोत ने कहा था कि भाई एक धौलपुर में ही जाके कि भाई मेरी सरकार बचाने में वसुंधरा जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, तो उसके बाद तो भाजपा में उनके नंबर बिल्कुल कम हो गए। लेकिन अब एक वसुंधरा जी कोशिश कर रही है। लेकिन आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, उसमें काफी महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ जाएंगे रात तक कि पार्टी की आगे की क्या लाइन होगी। उसी तरह कांग्रेस की भी कल मेरे ख्याल से एक दिल्ली में बैठक होने वाली है राजस्थान को लेकर, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी और यहाँ चुनाव प्रभारी जो है उनके साथ केसी वेणुगोपाल की मीटिंग होगी, और खड़गे भी उसमें रह सकते हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं टिकटों का या किस तरीके से क्या होना है, क्या रणनीति अपनानी है, उस पर निर्णय होगा। तो उसमें भी पायलट की क्या भूमिका रहेगी, उसको लेके भी वहाँ चर्चा होगी। पायलट को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, पायलट को कोई जिम्मेदारी अभी तक तो नहीं दी। जैसे भाजपा में वसुंधरा जी को कोई जिम्मेदारी का अभी तक कोई सामने नहीं आया। लेकिन निश्चित रूप से दोनों अपनी अपनी पार्टियों के लिए एक महत्वपूर्ण नेता है, उन दोनों का ही पब्लिक में एक आधार है। तो पार्टियां इनको दोनों को कहीं ना कहीं समायोजित जरूर करेगी कि किसी रूप में इनको कोई जिम्मेदारी देके जनता के बीच में ले जाया जाए। लेकिन बाद में चुनाव बाद किसको नेता बनाया जाएगा, उस पर तो भी असमंजस है। लेकिन दोनों का ही एक दबाव चल रहा है, दोनों पार्टियों में, दोनों ही नेताओं का, पायलट और वसुंधरा का, कि हमको अभी चुनाव से पहले कुछ ना कुछ नेता के रूप में, चेहरे के रूप में घोषित किया जाए। लेकिन पार्टियां दोनों उससे बच रही हैं। लेकिन भाजपा तो कड़े निर्णय लेती है। जो आज की भाजपा है, जो भाजपा का आज का नेतृत्व है, वो बहुत कड़े डिसीजन लेता है। तो आज तक की जो अभी तक की स्थितियां है, तो उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि वसुंधरा जी को इस बार पूरी तरह से दरकिनार किया जाएगा। उनको जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी, उनसे प्रचार भी करवाया जाएगा, लेकिन चेहरा उनको कतई घोषित नहीं किया जाएगा। जैसा कि तो ऐसे में आसान नहीं है कि वसुंधरा राजे के समर्थक बीजेपी के लिए उस ईमानदारी से काम करेंगे। अगर बीजेपी को उनका वसुंधरा राजे को उनका ड्यू नहीं मिलेगा, तो वसुंधरा राजे की प्रतिक्रिया किस तरह की होगी? डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, कुछ अंदाजा है आपको? क्योंकि राजनीतिक जगत में, मीडिया जगत में बहुत बड़ी चर्चाएं इस बात को लेकर हैं कि अगर वसुंधरा राजे को उनका ड्यू नहीं दिया गया, तो वो जितनी क्षमता उनकी है उससे वो किस तरह से काम करेगी, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं। नहीं, ऐसी आशंका व्यक्त करना भी ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की माननीय वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राजस्थान की कोर कमेटी की बैठकों में वसुंधरा जी हिस्सा लेती। अब मैं तो उसके मित्र का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने 2-3 बातें बोल दी। एक तो इन्होंने अडानी जी का नाम लिया, पहले अडानी जी का भूल गए। माननीय गहलोत जी ने 65,000 करोड़ का काम दिया है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कल लाल किले से 3 बातें कही थी: परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से इसको बचाना है। हमारे देश के मित्र के मुंह से गलती से निकल गया कि मणिपुर में 250 चर्च जलाए गए। चर्च की गिनती है इनके पास, दूसरे धार्मिक स्थलों की गिनती इनके पास नहीं है, क्योंकि इनकी फितरत में यही है और इन्होंने यही 65 साल तक किया है। और यही है। और एक मिनट खत्म करता हूँ मैं। इन्होंने यही किया 65 साल तक। इनको चर्च की, मैं कह रहा हूँ, अच्छी गिनती रखनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। अन्य धार्मिक स्थलों की गिनती इनके पास नहीं है केवल, और यही मणिपुर में ये गेम खेलना चाहते हैं
मणिपुर में जिस प्रकार से आग में घी डालने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया है, इस मणिपुर की जनता तो माफ नहीं करेगी, इस देश की जनता भी इनको कभी माफ करने वाली नहीं है। क्योंकि इन्होंने अपना जीवन जो 65 ईयर इन्होंने जो बिताए अपनी पार्टी में, इनका लक्ष्य केवल 3 ही था, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के ऊपर ये लोग चले थे। और आज भी ये लोग इसी के ऊपर चल रहे हैं। तीसरी बात कहना चाहता हूँ, चुप्पी नहीं तोड़ते ये छोटी छोटी बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। राजस्थान में और दिल्ली में रणदीप सिंह सुरजेवाला करते हैं, सुप्रिया श्रीनेत आती है कभी टीवी पे, लेकिन अब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इनकी पार्टी की अंदरूनी मामला है, इनको पता है कि बस बोलेंगे तो नुकसान होगा, इसलिए ना तो ये अरुण जी बोलेंगे, ना डोटासरा जी बोलेंगे, ना दिल्ली में कोई बोलेगा। क्यों? इनकी आपस का जो अंतर्द्वंद है वो ही इनको ले डूब रहा है। अब आता हूं मैं इनके आगे की बात पर। इन्होंने बार बार नुकसान किसको होगा? नुकसान किस किसको बात होगा? का? सवाल ये है। और डॉक्टर किस चेतन बात का? राजपुरोहित और अरुण शर्मा जी और डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, मैं आप दोनों को ही बता दूं, हम न्यूज 24 में धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इन शब्दों से बचते नहीं करते, हैं। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं भी सहमत हूँ, नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्होंने नाम लिया चर्च का, कांग्रेस के मित्र ने चर्च का नाम लिया, इसलिए मैंने लिया है, बाकी नहीं करनी चाहिए। मैं भी उन्होंने कोई गलती कर दी तो प्लीज आप उसे मत दोहराइए, मेरा आपसे निवेदन है। और वो भी ध्यान रखेंगे अरुण जी, हम कोशिश करते हैं कि हमारे देश के नागरिकों को हम बांटे नहीं, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और बड़ी मुश्किल से संविधान निर्माता ने बहुत मेहनत करके बनाया। केवल याद है मैं भी नहीं करता हूँ, कभी करता हूँ जाति धर्म की राजनीति। मैंने केवल याद दिलाया है कि अगर किसी विशेष धर्म का याद रहता है ना, तो अन्य का भी याद रखना चाहिए। मेरा ये मानना है, समानता रहनी चाहिए। एक तरफा नहीं उलझना चाहिए, बस इतने में इस बात को खत्म कर दें, हमें इसमें नहीं उलझना चाहिए। आज बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो कार्य समिति है उसकी बैठक है, और खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लेकर तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद होंगे। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, वसुंधरा राजे भी बैठक में है? बिल्कुल, इसके बारे में मेरे पास सूचना नहीं है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। ये केंद्रीय नेतृत्व की दिल्ली में केंद्रीय समिति की बैठक है, और इसमें कब कौन जाते हैं ये हम लोगों के पास सूचना नहीं होती है। और जब बैठक हो जाएगी उसके बाद में आपको भी सूचना मिल जाएगी, हम लोगों को भी मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, माननीय वसुंधरा जी के बारे में कोई कितने भी अपने लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन माननीय वसुंधरा जी भारत की राजनीति में और राजस्थान की राजनीति में 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद उसी प्रकार से काम करेगी, उसी प्रकार से प्रचार करेगी मुख्यमंत्री जी, जैसा पहले करता है। एक से ये चुनाव हम राजस्थान में लड़ेंगे। सबका ध्येय वाक्य ये कि है इस कांग्रेस सरकार की विदाई करना। इसमें ना तो किसी के कोई किंतु परंतु की कोई संभावना नहीं है। चाहे हमारे पन्ना प्रमुख का कार्यकर्ता हो, चाहे प्रदेश का कार्यकर्ता हो, प्रदेश जयपुर के कार्यकर्ता हो, चाहे हम लोग सब एक सूत्री कार्यक्रम है। कभी आप लोग स्वतंत्र है राजनीति के अंदर। देखो, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, आशंकाएं कर सकते हैं, को करने का अधिकार है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम सब लोग एक मुट्ठी बंद करके इस चुनाव को लड़ेंगे। और इस कांग्रेस सरकार की पिछली बार 20 सीटें आई थी, वो 20 बार आने की उम्मीद मेरे को नहीं लगती है कि विपक्ष का दर्जा भी ये ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। जी श्याम सुंदर शर्मा जी, विपक्ष का दर्जा मौजूदा सरकार और कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ये कहना बीजेपी का कॉन्फिडेंस जो है वो बताता है। और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी फुल कॉन्फिडेंस में है कि वो रिपीट कर रहे हैं और मिशन रिपीट में वो लगातार जुटे हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के मिशन रिपीट में यहाँ पर जो सचिन पायलट को लेकर बीजेपी की तरफ से जो प्रहार किया गया है, उससे कितना नुकसान, किसको देखते हैं आप? देखिए मीना जी, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को इस तरह के नहीं बोलना चाहिए। राजनीति में फैसला आप ही करोगे तो जनता को करना, जो फैसला वो आप कर रहे हो। इसलिए आप अपनी पार्टी को अच्छाइयां बताकर के दूसरी पार्टी को कहो कि वो तो नरक में जा रही है, वो तो कुछ रखती ही नहीं है। तो ये चीजें देखो चेतन जी, आपको भी नहीं बोलना चाहिए कि हमारी पार्टी में तो ये हो रहा है, उनकी पार्टी में तो समट करके बहुत हो जाएंगे। क्या पता है भावी भविष्य में किसके पास कितना आ जाए, ये जनता को फैसला करने देना चाहिए। देखिए राजीव जी की बात सही है कि आज बैठक चल रही है, 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के बीजेपी चिंतित है, और टीईसी के जितने मेंबर्स हैं उसमें शामिल है। शिवराज भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहां के प्रदेश अध्यक्ष गए, अपने प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं गए,
नहीं, वसुंधरा जी का भी अभी इसमें नहीं दिख रहा है कि वसुंधरा जी वहां मौजूद है, क्योंकि देखिए फैसले करने के लिए वक्त आया है और वक्त निश्चित तौर पर वसुंधरा जी सक्रिय दिल्ली में यहाँ नहीं है, इसलिए वसुंधरा जी को चिंता है। देखिए अब ये कहने कि वसुंधरा जी को जो मिलना चाहिए, देखिए वसुंधरा जी को क्या मिलना चाहिए, वो 2 बार मुख्यमंत्री रह ली, केंद्र में मंत्री रह ली, 5 बार पार्लियामेंट की मेंबर रह ली, 5 बार विधायक रह ली। अब क्या मिलना चाहिए? अब अशोक गहलोत कहेंगे मुझे मिलना चाहिए। भाई आप इतनी बार मुख्यमंत्री रह लिए, आप आपने प्रदेश अध्यक्ष रह लिए, केंद्र में मंत्री रह लिए, अब आपको क्या मिलना चाहिए? मिलना तो कार्यकर्ताओं को चाहिए ना, जो कि वो दरी बिछा करके आपकी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करता है। उसकी चिंता किसी को नहीं है, नेता को अपनी चिंता होती है, भाई मैं कैसे रहूं, मेरे लोग कैसे बढ़े आगे। तो ये भविष्य की राजनीति जो तय करने की बात आती है सामने, ये ठीक नहीं है। अब राजस्थान के मामले को लेकर के फैसला होना है, अब फैसला तो दिल्ली में होना है। अब मेरे को समझ में नहीं आई कि जब अगर वार रूम में बैठक करने के लिए केसी वेणुगोपाल को क्यों आना पड़ा है जयपुर में, जब आप पॉलिटिकल अफेयर्स की कमेटी की बैठक हो रही हो, या मधुसूदन मिस्त्री आकर के पहली बार ऑब्जर्वर को अपना संदेश देने का काम कर रहे हो, तो फिर मुख्यमंत्री जी के पास क्यों केसी वेणुगोपाल मिलने जाते हैं? ये देखिएगा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता भी नहीं है। इसलिए अरुण जी बार बार कह रहे थे, देखिए आपके यहाँ पार्टी में चिंता का विषय यही है कि 2 लोग जो कि शामिल अब तक नहीं हो पा रहे हैं, सक्रियता नहीं आ पा रही है, ये चिंता का विषय पार्टी के लिए है। अब मुख्यमंत्री के लिए तो पार्टी की सबसे अच्छी चीज है कि वो नहीं सक्रिय हो, तो उनके लिए फायदा है बेसिकली। लेकिन उनकी स्थिति को एक सामान्य स्तर में ला करके पार्टी ने रखा है, केंद्रीय नेतृत्व ने बताया है कि आप भी केवल सदस्य के रूप में हो, आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो सचिन पायलट को सदस्य बनाया तो उनको भी सदस्य बनाया है, तो इतना अधिकार आप पार्टी ने देकर के बताने का प्रयास किया है कि हम किसी व्यक्ति विशेष के कारण पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। जैसे अब चेतन जी कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री तो है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हाँ है। अब तो अब आपको आप कहना क्या चाहते हो, वो तो है, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे जो कुछ करने का अधिकार दिया था वो अधिकार मुझे मिल जाएगा, तो मैं अपने लोगों को ला करके भविष्य सुरक्षित कर लूंगी। देखिए चुनौती दे सकती है प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि वो सीनियर्स हैं। वो देखिएगा ताना बाना बुन रही थी, वो तो 2014 में हिसाब किताब लगाने में बैठी थी, कितना कितना क्या होगा, वो तो हुआ नहीं कुछ। उस वक्त की बातों को याद करके अगर किया जाए तो ये बातें पुरानी नहीं है। वो तो क्योंकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो उनका ग्रुप है, वसुंधरा जी अकेली नहीं है, दिल्ली में भी ग्रुप चलता है। अब वो ग्रुप सक्रियता के आधार पर भविष्य का क्या निर्णय होगा, ये बहुत सारी चीजें, जैसे अशोक गहलोत निर्णय तो देश का करने जा रहे थे, लेकिन वो पता था कि मैं देश का निर्णय तो कर नहीं पाऊंगा, मैं नंबर 4 का नेतृत्व करने की स्थिति में आ पाऊंगा, इसलिए वो बगावत करके रह गए यहीं पे। तो इसलिए अरुण जी, जिस प्रकार से आप बार बार कह रहे थे कि हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है, अभी भी गतिरोध बना हुआ है। इसलिए मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं सबको संतुष्ट कर पाया, एक को संतुष्ट नहीं कर पाया। उनको ये पता है कि वो व्यक्ति केंद्र में दखल रखता है, जितनी मैं रखता हूं उतनी वो रखता है। मैं जैसे मिलने जाता हूँ, अभी तो मुख्यमंत्री जी मिलने भी नहीं जा रहे दिल्ली, जैसे वो जाकर के दिल्ली में मिलकर के आ जाता है, ये भी मिलने। तो ये सब चीजें देखिए गतिरोध का विषय है, और 2023 का जब चुनाव होगा, निश्चित रूप से राजनीतिक फैसला राजस्थान से जो आएगा वो देश की राजनीति को प्रभावित करेगा, ये मान के चलिएगा। ऐसा नहीं कि राजस्थान का चुनाव, देखिए मध्य प्रदेश में तो जो लोग सक्रिय हैं सामने दिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, लेकिन राजस्थान में और मिजोरम की बात बार बार हो रही है, मिजोरम और तेलंगाना। देखिए बीजेपी की स्थिति तो अभी देखिए, जो कहें कि राजस्थान को छीनना चाहते हैं, लेकिन देखिए 2018 की बात जब करने बैठेंगे आप, जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी थे, वसुंधरा जी की सरकार को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। जब भी आपने देखा था कि सब कुछ था, सारी चीजें इनके हमारे तो सब कुछ हमारे पक्ष में है, लेकिन देखिए कांग्रेस सत्ता में पूर्ण रूप से नहीं आ पाई, ये बात सही है। इसी का परिणाम निकला कि मुख्यमंत्री जी ने अपना जादू चलाया और कब्जा कर लिया, और कब्जा अभी तक बरकरार है। श्याम सुंदर शर्मा जी, ये बात तो अभी भी कही जा रही है कि चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, अगर इन दोनों को मौका मिलेगा तो ये दोनों ही सीटों का गणित कुछ इसी तरह का बैठाएंगे कि आला कमान को लगातार दबाव में बनाए रखे सरकार को लेकर। इसलिए 100 के आसपास सीट बैठ जाएगी, दोनों का एजेंडा रहेगा, बशर्ते कि वसुंधरा राजे को जगह मिले। अभी तक तो ये स्थिति स्पष्ट नहीं है, 1-2 दिन में और अगर क्या इस पर कोई नई तस्वीर निकल कर आती है। अभी तक के हालात तो बताते हैं कि केंद्र, मोदी और शाह वसुंधरा राजे को फ्रंट में नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन सचिन पायलट को लेकर आज जिस तरह से कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई, अभी तक ये कहा जाता था कि बीजेपी
के टच में है सचिन पायलट। अभी तक बहुत सारी बातें हो रही थी कि क्या वो पार्टी छोड़ सकते हैं, हालांकि सचिन पायलट ने ये साफ कर दिया कि वो पार्टी छोड़ने वाले नहीं है। अभी तक की स्थिति ये बताती है। तो सवाल ये उठता है ऐसे में राजीव जैन साहब कि क्या दबाव बनाने में बीजेपी ने जो प्रयास किया है, सचिन पायलट उस दबाव से क्या कितना उनके मनोवैज्ञानिक असर उस पर डाल पाएंगे, कितना उनका आत्मविश्वास को इफेक्ट कर पाएगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी ने तो पूरा एक रणनीतिक मूव चला है ये करके। अब उसमें कितनी सफल होती है क्या नहीं होती है तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन पायलट की जो एक अंदरूनी पीड़ा ये जो लगती है सामने आएगी कि भाई पार्टी उनके बचाव में या उस चीज के खंडन में उस तरीके से जोर शोर से सामने नहीं आ रही है। तो पायलट भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से थोड़ा खपा से रहेंगे। कांग्रेस यदि अधिकृत रूप से कोई बयान जारी करती है इस मामले को लेके तो भी बीजेपी उनको कहीं ना कहीं फंसा लेगी उस बयान के आधार पर ही। तो उसमें जो चुप्पी एक समझ में आ रही है तो वो चुप्पी शायद कांग्रेस अपने राजनीतिक लाभ के लिए चुप्पी साध रही हो। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि राजनीतिक दल है और इसमें राजनीतिक दल राजनीति तो करते ही हैं। और जहां तक मणिपुर वाली समस्या वाली अभी क्या चर्चा चल राजनीतिक रही लाभ थी, कांग्रेस पार्टी का हो सकता है इसमें कि सचिन पायलट के बचाव में पार्टी कुछ बोले नहीं? बिल्कुल बिल्कुल उसमें अब वो आगे तक बात जाएगी। उस जमाने में कौन प्रधानमंत्री थे और कौन क्या था, मतलब बहुत सी चीजें के सामने आएगी। तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उस चीज को देख भी रही होगी कि ये बीजेपी फिर अटैक करेगी कि बीजेपी ने तो एक पासा फेंका है, वो कांग्रेस को बुलवाना चाहती है इस मुद्दे पर। लेकिन कांग्रेस ने जो चुप्पी साधी है उससे उनको वापस कोई मौका नहीं मिल रहा है। तो भाजपा ने तो अपनी एक रणनीति पूरी तैयार की होगी। ऐसा नहीं है कि उसका आईटी सेल ने वैसे ही एक पासा फेंक दिया हो। तो निश्चित रूप से उन्होंने बयानों के आधार पे कि आने वाले समय में ये बयान कांग्रेस की तरफ से आ सकते हैं तो हमको ये करना है, वो सब एक तैयारी होती है राजनीतिक दलों की तैयारी। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे ही करेंगे। और जहाँ मणिपुर की समस्या की बात है तो उसका समाधान भी राजनीतिक तौर पर ही होगा आने वाले समय में। जबकि सारे लोग कहते हैं इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि निश्चित रूप से राजनीतिक तौर पे इस समस्या का समाधान होगा। और जहां तक राजस्थान के जो चुनाव के संदर्भ में बात है, पायलट अभी भी अपने आप को उपेक्षित तो समझ ही रहे हैं कांग्रेस में प्रदेश की राजनीति को लेकर। भले ही उनको कमेटियों में शामिल कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, लेकिन केंद्रीय स्तर से उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या उनका कहीं डिसीजन में उनकी भागीदारी अभी तक कहीं सामने नहीं आई है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो उनको अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, ऐसे में इस तरह के आरोप उनके पिता पर लगने से क्या फर्क पड़ेगा कांग्रेस की स्ट्रेटजी पर, राजीव जैन जी? कांग्रेस की स्ट्रेटजी तो देखो करीब करीब की एक तय सी उन्होंने कर ली क्या करना है। तो वो जो जब अभी मैंने पहले कहा था कि चुनाव और स्ट्रेटजी अलग तरीके से बनती है और भाषणों में और बयानों में नेता लोग अलग रूप से कहते हैं। वो कहेंगे कि हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके बलबूते जाएंगे और ये सब चीजें, लेकिन वो जाते नहीं है। कहीं ना कहीं गणित वो उसी पे बैठती है जो समीकरण उनको बैठाने हैं चुनाव जीतने के लिए। दोनों दलों में है ये कि दोनों दल अपने समीकरण बैठा रहे। भाजपा भी कोई समीकरण जैसे बिना वसुंधरा जी के किस तरीके की रणनीति अपनाई जाएगी तो वो भी पार्टी ने तैयार कर रखी है। पार्टी का एक अंदरूनी सर्वे जो मेरे को जानकारी में कहीं आया, उनका ये मानना है कि बिना वसुंधरा के भी हम 100 सीटें पार कर रहे हैं। लेकिन दूसरा खेमा जो वसुंधरा समर्थकों का है वो कहता है कि नहीं नहीं साहब, बिना वसुंधरा के तो 100 पार नहीं होंगे, वसुंधरा जी आ जाएंगी तो हम 150 तक जाएंगे। तो ये एक अलग अलग चर्चा है। तो पार्टी का जो इनका डिसीजन जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है उसमें वसुंधरा जी तो शामिल नहीं होंगी क्योंकि वो उसकी सदस्य नहीं है। राजस्थान से उसमें दो ही लोग हैं, एक भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, एक ओम प्रकाश माथुर, वो दोनों केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं, वो उसमें शामिल होंगे। उसमें 14 लोग हैं, 14 लोगों की समिति है। तो उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, जेपी नड्डा जी रहेंगे और ये अमित शाह जी रहेंगे। जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वो उसमें रहेगा। तो आज मीना जी आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भाजपा की तरफ से कहीं ना कहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर सामने आएंगे। जी जी, एक सवाल और भी है प्रताप राव जी। जिस तरह से सचिन पायलट पर ये हमला हुआ है और अब तक सचिन पायलट को अशोक गहलोत या उनके विरोधी, सचिन के विरोधी गुट की तरफ से बार बार माने सर कहकर बीजेपी के मतलब बीजेपी से उनकी
करीब होने की बातें कही जाती रही है। क्या सचिन पायलट पर अब जो बीजेपी का हमला है उससे उनका परसेप्शन नैरेटिव चेंज हो जाएगा कि नहीं वो कांग्रेस पार्टी के ही बड़े सिपह सालार हैं और उन पर जो हमला बीजेपी ने किया है उससे वो जो पुरानी उन पर जो लगे हुए हैं वो कहीं कहीं धुलाई हो जाएगी? ऑडियो ऑन करिए, ऑडियो प्रताप जी। हाँ मीना जी, ये जो हमला है ये बड़ा पॉजिटिव हमला है सचिन पायलट के लिए, तो क्योंकि सचिन पायलट हम जानते हैं कि बड़ी ऊहापोह में थे कि कहाँ जाएं, यहाँ रहें वहां जाएं। अल्टीमेटली रहना चाहते हैं कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस बार बार हमले कर रही थी। अब बीजेपी के हमले के बाद वो स्थिर हो गए। ये तो एक उनके लिए बड़ा एक अचीवमेंट हुआ कि मुझे लगता है कि इसमें निश्चित तौर पे उन्हें ये गेन तो हुआ कि वो एक स्थिर तो हो गए अब कम से कम कांग्रेस में। और ये जो इस तरह की अफवाह थी कि सचिन पायलट इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये सब भी क्लियर हो गया। दूसरी बात ये भी अब क्लियर हो गई कि सचिन पायलट बहुत कुछ मांग रहे हैं, कर रहे हैं। तो इस बात से एक बात तो ये साफ हो गई कि सचिन पायलट अब हर हालात से समझौता कर कांग्रेस में रहने को तैयार हैं, और बीजेपी के हमले ने उनको और मजबूती प्रदान कर दी है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम पूरे देश भर में इस तरह के दंगों को, इस तरह की लड़ाई को, दो जातीय गुटों के बीच में हमलों को या दंगों को हम राजनीतिक रैपर में बांध देते हैं, जिस तरह से उसका एक राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से उसको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि देश के हित में नहीं है। मेरा मानना है कि देखिए, दो जातियां हैं, दो गुट है, दो संप्रदाय हैं, दो दल हैं, अगर उनके बीच में हिंसक अगर मान लो संघर्ष हो रहा है, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को इतनी गंभीरता दिखानी चाहिए, इतना अपना एक नैतिकता दिखानी चाहिए कि इस तरह के मसलों पर सब एक होकर ये तय करें। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस या दूसरे दल हमला करें, कह रहे हैं कि वहां चर्चेस को खत्म कर दिया गया है, इसका मतलब सीधा सीधा ये आरोप है कि वहां जो मैते हिंदू है उन्होंने कुकीज को नष्ट कर दिया। देखिए, इसका मतलब वो कुकी को भड़का रहे हैं। ऐसे समय में इस तरह से जातियों को भड़काना नहीं चाहिए। देखिए, इसके रिएक्शन क्या होगी कि केरल में जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए। अगर कल को केरल के क्रिश्चियंस हिंदुओं पर हमले करने लग जाएं उनके इस वक्तव्य के बाद, तो क्या होगा? प्रताप जी, मैं फिर वही बात दोहरा रही हूँ। नहीं, प्लीज मैं क्या कह रहा हूँ, प्लीज प्लीज मेरा विनम्र निवेदन है मैं क्या कि कह हम रहा हूँ, हमारे देश नहीं मैं के ये कह रहा हूँ, हाँ, इन चीजों को हमें बचना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये इस्तेमाल हो गया, हमें बचना चाहिए। दूसरा, इस तरह के जब भी दंगे होते हैं, इस तरह के दंगों में निश्चित तौर पे सबको मिलकर उसके हल की ओर, सबसे पहले शांति की ओर ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर पे उसमें सरकार की कमजोरी रही होगी, या प्रशासन ने सही रास्ता नहीं दिखाया होगा, या जो भी बातें होंगी वो बाद में हो सकती हैं। सबसे पहले शांति की बात होनी चाहिए थी। और जिस तरह से मणिपुर के दंगों को राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमें काफी दिक्कतें हुई हैं। देखिए, राष्ट्रीय हित सबसे पहले होना चाहिए, राष्ट्रीय हित के लिए बहुत जरूरी है इन सब चीजों को हम साइड में रखें। मुद्दे पर भी प्रताप जी, इससे पहले निर्भया के मुद्दे पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बहुत नुकसान हुआ था और इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि निर्भया की वजह से जो हमें अंतर्राष्ट्रीय छवि भारत की खराब हुई वो मणिपुर की वजह से हो, बिल्कुल नहीं है। ये बात आपकी सही है। लेकिन अरुण शर्मा जी, बात एक महिला की नहीं है मीना जी, बात किसी एक महिला की नहीं है। महिला के विषय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उठाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ वो झगड़े को इस तरह से हवा नहीं देनी। दिल्ली जिस तरह की भारत की और दिल्ली की छवि बनाने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई, कई फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज बनी जिसको लेकर बहुत भारत के लिए अच्छा नहीं था, तो वो ना उस समय अच्छा था ना ही आज अच्छा है, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी स्थितियों से बचे और तुरंत कानूनी कार्यवाही करे, तुरंत एक्शन ले, तो ऐसी छवि नहीं बनेगी। उस वक्त की सरकार की भी गलती थी, इस वक्त की भी सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। मेरा मानना है, निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि सरकार की जो कमियां हैं उसको लेकर खिंचाई होनी चाहिए, लेकिन समय उसका तय होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले यह है कि हिंसा रुके, हिंसा रुकने के बाद आप सरकार की जम के खिंचाई कीजिए, सरकार से सवाल पूछिए, सरकार से जवाब मांगिए,
सरकार के ऊपर आरोप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहला हमारा विषय था कि हम सब मिलकर वहां शांति लाएं। शांति जब हिंसा भड़क रही है उसमें और हम घी डालें, ये ठीक नहीं है कि इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। अब मैं वो शब्द वापस नहीं लूंगा क्योंकि अब जी, निश्चित जी, तौर पर बिल्कुल, रहना लेना चाहिए, भी नहीं लेकिन चाहिए उसने हमें, कर दिया, बिल्कुल। उसने कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा जी। पूरे राजनीतिक परिदृश्य में पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से लगातार चल रहा है। क्योंकि देखिए मैं ना दोनों ही कम्युनिटी के लोगों से दिल्ली में मिला हूँ, दोनों ही कम्युनिटी के लोग दिल्ली में आए, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। दोनों ही कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे संबंध है। कई कुकी और मैतेई के बीच में विवाह के भी संबंध है, रोटी बेटी के संबंध है। उन राजस्थान में बातों आपको को याद मैं होगा ध्यान नहीं दिया। गुर्जर और मीणाओं के बीच में कितने अच्छे संबंध थे। अगर हम आम आदमी की बात करें, गुर्जर और मीणा जो गांव में रहने वाले, लेकिन राजनीतिक रूप देने की जब कोशिश हुई तो कैसे हालात हो गए। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। इसमें राजनीतिक रंग देने वाले जब इस तरह का प्रयास करते हैं, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे वो यहाँ पर मणिपुर की घटना हो, उसी समय सरकार के द्वारा उसे रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और अगर सरकारें उसमें सफल हो जाएं तो विपक्ष को ऐसा करने का मौका नहीं मिले। लेकिन बात अगर हम राजस्थान की करें, राजस्थान पे रहें, तो अरुण शर्मा जी, सचिन पायलट को बोनस दे दिया है बीजेपी ने। क्या आपकी पार्टी में अब उनके प्रति सिंपैथी, अब उनके प्रति जो है विश्वास की एक लहर सी कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई, वो कम होगी? देखिए डॉक्टर मीना, मुझे 1 डेढ़ मिनट दीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे ये आपने भी कहा और प्रताप राव जी ने भी कहा कि ये जो अमित मालवीय ने कहा है वो सचिन जी पे हमला है और उसके फायदे होंगे या नुकसान होंगे। 1 मिनट के लिए आप ध्यान से सोचिए, वो जो अमित मालवीय जी ने किया है वो सचिन पायलट पे हमला है या कांग्रेस पे हमला है? एक्चुअली वो कांग्रेस पे हमला है। और राजेश पायलट एक बड़े नेता थे कांग्रेस के, उनके कंट्रीब्यूशन है सरकार में भी और संगठन में भी। ये पूरा हमला कांग्रेस पे है, सचिन पायलट पे नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अपने पिता के बारे में कोई झूठ बोल रहा हो तो पहला रिएक्शन या फोर्सफुल रिएक्शन बहुत नेचुरल है कि उसका बेटा ही देगा, और वही सचिन जी ने किया। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़े लाइटर वेन में कह रहा हूं डॉक्टर मीना, कि अगर मोहल्ले में नई शादी होती है तो जो सास की किटी पार्टी की सहेलियां होती हैं, रिश्तेदार होती हैं, बुआ जी, मौसी जी, वो शादी के बाद उससे फीडबैक लेती हैं नई सास से कि कैसी है तेरी बहू। अगर उस सास ने कह दिया कि बहू बहुत सुशील है, मुंह में जबान ही नहीं है, सारे काम करती है, इनका मजा खराब हो जाता है। वही हाल ये सचिन पायलट के किस्से का है। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन ने वो सॉल्व कर लिया है, सचिन जी अगर ये समझ गए हैं कि ये उलझने का समय नहीं है और मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है इस संगठन में, जो कि सच है। बाकी की जो सास की सहेलियां हैं उनको मजा ही नहीं आ रहा। कुछ तो होगा। अगर मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक वर्ग को मैं खुश नहीं कर पाया, कहां से आप लोगों ने पता लगाया कि वो वर्ग सचिन पायलट वाला है? नहीं, एक आप वर्ग तो बताइए डायरेक्ट कौन जो सा है वो वर्ग? नाखुश है वो आप भारतीय बताइए, जनता आप पार्टी के बताइए वो वर्ग सिंपैथाइजर्स कौन, हैं। आप बताइए जी, वो कौन सा वर्ग है? मैं बता रहा हूं ना, ये काफी संभव है कि जो इमीडिएट सिंपैथाइजर्स हैं बीजेपी के, वो एक वर्ग है, बड़ा वर्ग है, उनको नहीं प्रसन्न कर पाए होंगे। मतलब अपन अपने आप कंक्लूजन निकाल लें और कहानी को इंटरेस्टिंग बनाते रहें। मेरे ख्याल में वो एक समय तक तो ठीक है, लेकिन ये रिजॉल्व हो चुका है। कांग्रेस में कोई समस्या नहीं है इस समय, और जब भी जिसका वक्त आएगा उसको बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब इतना भी क्या शौक है ये तमाशा देखने का कि यार इनकी लड़ाई में मजे नहीं आते, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी में जो चल रहा है उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं। आप सब नहीं, विद्वान लोग हो, मैं आप भी लोगों अरुण को आइडिया है कि सबसे वहां क्या चल रहा है। मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन ठीक नहीं। में नहीं रहेंगे। अरुण शर्मा जी, आप जानते हैं कम से कम हम न्यूज़ 24 पर स्टोरीज नहीं बनाते हैं। आप जानते हैं कि हम यहाँ पर हमारा कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। हम सिर्फ जो हो रहा है
वो कितना सही है, कितना गलत है, समाज पर उसका क्या असर पड़ेगा, कैसा असर पड़ना चाहिए और समाज को उसे किस रूप में लेना चाहिए। हमारी नहीं, मैं जिम्मेदारी यही सहमत हूँ। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में, और हम कोशिश करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी का हम सकारात्मक निर्वहन करें। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीति एक ऐसी बिसात है, राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें किसी का नफा, किसी का नुकसान, किसी के लिए खुशी, किसी के लिए गम। तो आज सचिन पायलट के लिए बीजेपी का प्रहार क्या वाकई में कांग्रेस के लिए ही परेशानी का सबब बन सकता है? वही कांग्रेस पार्टी जो सचिन पायलट से खासी राजस्थान में बहुत बड़ी खेमेबाजी में बटी हुई नजर आती है। क्या कारण है कि सचिन पायलट पर जब हमला हुआ तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने अभी चुप्पी बनाए हुए हैं? ये इस तरह के तमाम सवाल थे जिनका जवाब ढूंढने की हमने कोशिश की। हालांकि हाल दोनों तरफ एक ही जैसा है, बीजेपी में भी अभी भी कोई स्पष्टता, कोई भी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है कि कैसे बीजेपी इस चुनाव को अपने पक्ष में करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जो मिशन रिपीट की बात कर रहे हैं उन सबके बीच। बहरहाल कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।